विज्ञान में आज हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। फिजिक्स, हम साइंस क्लास 9th एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। उसमें चैप्टर 9 है लॉज ऑफ, अच्छा चैप्टर 9 जो है वो है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। चैप्टर 9 है फोर्स, लॉ लॉ लव ऑफ मोशन के अंदर इट इज लॉज ऑफ मोशन। अब लॉ से रिलेटेड बातें भी, शब्द भी वही बाहर आते हैं। इट इज लॉज ऑफ मोशन, उसमें हम पढ़ रहे हैं बेटा लॉज ऑफ मोशन उस चैप्टर में, फिजिक्स के सेगमेंट के तौर पर। कल के लेक्चर में हमने आपको डिटेल में न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन करा दिया, गैलीलियो गैलीली का कंसेप्ट भी आपको पढ़ा दिए। आज हम उससे आगे बढ़ेंगे। वैसे कल ही जन्म हो गया था, न्यूटन के सेकंड लॉ का आधार फर्स्ट लॉ में ही था। चलो आज मैं आपसे एक सवाल करता हूं, छोटे छोटे थोड़े सवाल। जब आप चलती हुई बस से उतरते हैं तो आपको जिस दिशा में बस जा रही है थोड़ी देर उसी दिशा में दौड़ना क्यों होता है? उतरने के बाद भी थोड़ी देर उस दिशा में दौड़ना है, नहीं तो गिर जाएंगे। रेलगाड़ी से भी जैसे कई लोग होते हैं ना, बहुत होते हैं बुल्ले टाइप, हवा के बुल्ले की तरह उड़ते हैं। वो ट्रेन अभी पूरी रुकी भी नहीं, पहले ही उतरते हैं। ज़्यादातर चाय वाले ऐसा करते हैं या और लोग, वो थोड़ी देर ट्रेन की दिशा में ही चलते जाते हैं। इसका रीज़न क्या है? आप इसका एक रीज़न देंगे सर ड्यू टू इनर्शिया, मैं भी इसका रीज़न इनर्शिया ही दूंगा। इनर्शिया, उनकी बॉडी उस दिशा में जा रही थी जिस दिशा में बस जा रही है ना। यहाँ तक तो हमने कल समझा, ये ठीक है बात। इसको एक लेवल आगे बढ़ाते हैं। एक्चुअली में जब हम इनर्शिया शब्द की बात कर रहे हैं तो हम ये कह रहे हैं, जो न्यूटन का सिद्धांत पहला कहता था कि एक जो बॉडी है वो जिस स्टेट में है वो उसी स्टेट में कंटिन्यूस रहना चाहती है जब तक कि उस पर हम कोई अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट ना कराए। जैसे कि अगर वो स्टेट ऑफ रेस्ट में है तो स्टेट ऑफ रेस्ट में ही कंटिन्यू करना चाहेगी, हमें उसके ऊपर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट करानी पड़ेगी। यानी कि अगर नेट फोर्स ज़ीरो है, यानी कि फोर्सेस बैलेंस्ड हैं, तो वो फिर उसी स्टेट में रहेगी, स्टेट ऑफ रेस्ट में। हमें कुछ नेट फोर्स जनरेट करनी पड़ेगी यहाँ पे, फिर वो स्टेट ऑफ रेस्ट से बाहर आएगी। या अगर वो स्टेट ऑफ मोशन में है तो वो स्टेट ऑफ मोशन में ही बनी रहेगी अगर नेट फोर्स जीरो है तो, यानी कि फोर्सेस बैलेंस्ड है। तो हमें कोई अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई करानी पड़ेगी उसके मोशन के स्टेट को चेंज करने में। तो जब स्टेट ऑफ मोशन में है तो कांस्टेंट वेलोसिटी यानी कि कांस्टेंट स्पीड से चल रही है वो चीज़, क्योंकि वो एक्सेलरेट नहीं कर रही ना। यही सिद्धांत पढ़ा था ना हमने। तो एक्चुअली में हमने ये कहा कि जो ऑब्जेक्ट जिस स्टेट में है वो उसी स्टेट में रहना चाहता है, वो चेंज को डिफाई करता है, रेजिस्ट करता है। उसकी एक टेंडेंसी है कि चेंज नहीं करना चाहता वो खुद को। ये टेंडेंसी इनर्शिया थी, और इनर्शिया को मेजर किया हमने जो मान है मास में। एक्चुअली में ये जो इनर्शिया है इसको इस तरह समझें कि जो ये बॉडी है उस मूवमेंट की वजह से, उस मोशन की वजह से इस बॉडी में, इस ऑब्जेक्ट में अब कुछ प्रेजेंट है, दैट इज मोशन। द अमाउंट ऑफ मोशन प्रेजेंट इन द बॉडी, ये भी एक लाइन है फिजिक्स में। क्या है? द अमाउंट ऑफ मोशन प्रेजेंट इन द बॉडी। ये क्या है बाद में बताऊंगा। द अमाउंट ऑफ मोशन प्रेजेंट इन द बॉडी। ओके, ये जो अमाउंट है, जो मोशन उसकी बॉडी में प्रेजेंट है, ये अमाउंट इस पे डिपेंड कर जाएगा। जैसे अगर बस बिल्कुल स्लो चल रही है, एकदम ऐसे ऐसे, तो बस से उतर के उसे बस की दिशा में चलने की जरूरत है? नो। तो मतलब वेलोसिटी मैटर कर रही है। मतलब वो जो मोशन का उसकी बॉडी में एक अमाउंट है, वो अमाउंट किस चीज से प्रभावित हो रहा है? वेलोसिटी से प्रभावित हो रहा है। वेलोसिटी अगर ज़्यादा है तो अमाउंट ऑफ मोशन उसकी बॉडी में कितना होगा? ज़्यादा। वेलोसिटी अगर कम है तो अमाउंट ऑफ मोशन उसकी बॉडी में कितना होगा? कम। अच्छा, बस एक रफ्तार से चल रही थी, उसकी एक वेलोसिटी तो थी। दो भाई उतरे उस बस से, चलती से। एक एकदम पतला दुबला सा, एकदम पतला दुबला सा, एक अच्छा खासा मोटा तगड़ा।
बस की ही डायरेक्शन में ज़्यादा दूरी तक किसे दौड़ने की नौबत पड़ेगी? एकदम पतले दुबले वाले को या मोटे तगड़े को? मोटे तगड़े को। आई बात समझ में? इसलिए मोटे तगड़े लोग बहुत रेयर ही उतरते हैं चलती गाड़ियों से। जिंदगी में ये बात याद रखना, उतरते ही धड़ाम हो जाते हैं। कभी आपने सोचा क्यों? क्योंकि दौड़ना ज़्यादा, क्योंकि उनके अंदर मोशन ज़्यादा है। और चाय, समोसे, कोल्ड ड्रिंक और पकौड़े बेचने वाले वो पतले दुबले लोग, मैं प्रेजुडिस्ड नहीं हूं इनके प्रति, आई बात समझ में? ये सभी पतले दुबले, इतनी बार ट्रेनों पे चढ़ना उतरना, बस पे चढ़ना उतरना, फिजिकल एक्टिविटी इतनी होती रहती है कि फैट गेन ही नहीं रहती, वो कैलोरीज बर्न होती रहती। तो इस सेंस में वो पतले दुबले हैं। यहाँ पर बात कर लेते हैं फिट। बात मैंने इसलिए नहीं की थी कि फिट पतले दुबले से नहीं होता, क्योंकि मैंने पतला दुबला सब्जेक्ट वर्ड यहाँ पर मास के कॉन्टेक्स्ट में किया। तो वो सारे पतले दुबले जो हैं, इसलिए तो यही लोग बहुत तेजी से चढ़ते उतरते रहते हैं, फटाफट एकदम ट्रेन छोड़े उतर जाते हैं, निकल जाते हैं उधर को। एक प्रैक्टिस भी एक चीज़ होती है, वो एक अलग बात है, लेकिन ये मैटर करता है। लेकिन एक मोटा सा आदमी को रुकने दो पूरा, क्योंकि मास उसकी बॉडी में मोशन ज़्यादा प्रेजेंट है। क्यों? क्योंकि उसका मास ज़्यादा है। आई बात समझ में? और पतले दुबले की अब मास कम है, तो उसकी बॉडी में, अगर मैं वेलोसिटी दोनों के केस में सेम रख दूं, तो अब उस किसकी बॉडी में ज़्यादा मोशन प्रेजेंट होगा, ये डिपेंड कर रहा है मास के ऊपर, कि किसका मास ज़्यादा है और किसका मास कम है। So it is the motion present inside the body. It will matter. Okay? आई बात समझ में? When you are hitting a shuttle, definitely force is important. That how much force you are doing. But now there is motion present inside the body of the shuttle. उसकी बॉडी में एक मोशन प्रेजेंट है। तो अब क्या करते हैं हम? प्लास्टिक की शटल और जो फेदर से बनती है शटल, दोनों के साथ हम गेम खेलते हैं, बड़ा फ़र्क होता है ना? बड़ा फ़र्क होता है ना? क्योंकि फेदर क्या है, हवा के साथ अलग संबंध बनाते हैं, प्लास्टिक की शटल का संबंध अलग बनता है। तो इसका मतलब क्या है कि शटल के अंदर एक मोशन प्रेजेंट है, इसके हिसाब से ही वो डिपेंड करेगा कि खिलाड़ी तक जाके गिरेगी या उसको भी पार कर जाएगी, बहुत दूरी चली जाएगी। तो जैसे जैसे उसके पंख टूटने लगते हैं, वो खेलने योग्य नहीं रह जाती ना। तो आपकी फोर्स तो वही है, आपके हाथ में बैडमिंटन भी वही है, फिर वो शटल आपके लिए खेलने योग्य क्यों नहीं रह गई? उसके पंख निकल जाने के बाद वो खेलने योग्य क्यों नहीं रह गई? क्योंकि उसकी बॉडी में अब जो मोशन प्रेजेंट रह रहा है, अलग रह रहा है। वो इतना ज़्यादा मोशन अब होल्ड कर रही है कि दूसरे प्लेयर को पार करके पीछे जा रही है। जैसे जैसे उसके फेदर कम होने लग जाएंगे, उसी फोर्स के साथ आप उसे स्ट्रोक दोगे, लेकिन वो उस प्लेयर से भी दूर जा रही है। तो वो कह रहा है शटल खराब हो गई यार, कॉक ही कॉक रह गए, ये तो दूर ही बहुत जा रहा है। आई बात समझ में? तो मोशन प्रेजेंट बॉडी के अंदर जो होता है, ये अमाउंट भी बड़ी बात है। ओके? ये इस बात पे डिपेंड किया कि आपने कौन सा रैकेट और किस फोर्स से मारा, लेकिन इस बात पे भी डिपेंड किया कि वो जो शटल है उसका मटेरियल क्या है, वो किस तरह से एयर के साथ डील कर रही है। ये बात याद रखना। ओके? अब इस पर आते हैं। तो जो मोशन आपकी बॉडी में प्रेजेंट है, जिस अमाउंट में वो मोशन प्रेजेंट है, फिर उसी के कॉन्टेक्स्ट में आपका इम्पैक्ट भी आएगा ना। आपकी बॉडी में जो अमाउंट ऑफ मोशन प्रेजेंट है, उसी हिसाब से आपका इम्पैक्ट आएगा ना। जैसे मेरी बॉडी में एक अमाउंट ऑफ मोशन प्रेजेंट है, ज़बरदस्त तरीके से दरवाज़ा बंद है, मैंने यहाँ से चल के जा कर के उसको हाथों से धक्का दिया, नहीं खुला। मैंने दूर से दौड़ के जा कर के उसे हाथों से धक्का दिया, अभी भी नहीं खुला। मैंने दूर से दौड़ कर जा करके अपने इस रीजन से उसको धक्का दिया, खुल गया। तो कितना मोशन आपकी बॉडी में प्रेजेंट है, उस हिसाब से ही आपका इम्पैक्ट भी आएगा ना। आएगा ना। मैंने क्या कहा, मैं यहाँ खड़ा था, मैंने यहाँ से चल के जा कर के हाथों से इम्पैक्ट किया तो नहीं खुला।
तो चल के जा कर के यानी कि मैंने एक लेवल ऑफ वेलोसिटी गेन की और मैंने अपने बॉडी मास का यूटिलाइजेशन अपने हाथों से करना चाहा। फिर मैंने कहा कि मैं इसके भी पीछे चला गया, तो मैंने डिस्टेंस और टाइम और बढ़ा दिया। अब मैंने उस टाइम के तहत उस डिस्टेंस को कवर करके एक अलग वेलोसिटी गेन की, लेकिन आया मैं अभी भी चल के हूँ। और बॉडी के मास को मैंने यूटिलाइज करना चाहा हाथों पे ही, अभी भी नहीं खुला, लेकिन अब मैं उस सेम डिस्टेंस से दौड़ करके आऊँगा। तो मैंने अब उस सेम डिस्टेंस को कम टाइम पे, यानी कि डिनोमिनेटर में टाइम कम हो रहा है, ये लाइन आगे जाके यूज़ करूँगा। तो अब मैंने कम टाइम में वही डिस्टेंस कवर किया और अब मैंने बॉडी मास को फुल यूज़ करने के लिए हाथों की बजाय अपने इस रीजन का यूज़ किया है, अपने इस रीजन का। आई बात समझ में? तो इसकी वजह से अब उसका जितना सरफेस एरिया है उसके मेजॉरिटी सरफेस एरिया से मेरी भी बॉडी का मेजॉरिटी सेगमेंट कांटेक्ट में आएगा। तो इसके तहत जब मैं धक्का दूंगा खुल गया वो वेलोसिटी मैटर की, मास भी मैटर किया। इसके तहत मेरी बॉडी में जो मोशन आया उससे वो इम्पैक्ट मैटर हुआ, मैंने इम्पैक्ट भी वैसा ही क्रिएट किया। इतनी बात समझ में आई? ये एक कहानी है, इसको अब अपने दिमाग में रख लो बस, कि अमाउंट ऑफ मोशन प्रेजेंट होता है बॉडी के अंदर। डन। अगली कहानी, हमने कल क्या पढ़ा? न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है? रट्टा कैसे नहीं मारना हमने समझना है जिंदगी भर के लिए। न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहता है कि जब तक हम कोई अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लगाते तब तक ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट ऑफ मोशन को मेंटेन करता है, या तो वो रेस्ट में रहता है या वो मूव करता है। कांस्टेंट मूव करता है तो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ। लेकिन जैसे ही हम अनबैलेंस्ड फोर्स लगाते हैं तो ऑब्जेक्ट क्या करने लग जाता है? एक्सेलरेट। जैसे ही हम अनबैलेंस्ड फोर्स लगाते हैं तो ऑब्जेक्ट क्या करने लग जाता है? तो क्या एग्जिस्टेंस में आ जाती है? एक्सेलरेशन एग्जिस्टेंस में आ जाती है। तो एक्सेलरेशन का संबंध हम समझना चाहिए कुछ चीज़ों के साथ, समझना चाहिए। समझाते हैं यार, वो ग्लोब दो, समझो अब इस चीज़ को, प्रक्रिया को। मेरे हाथ में हालांकि वो होता ना, मुझे उस गेम का नाम नहीं याद, वो जो ऐसे पकड़ ली जाती है और ऐसे ऐसे घुमाते हैं आजकल बच्चे, मैग्नेट की होती है ना, कितनी भी तेज घुमा सकते हो उसको, फिर ज़मीन पे रख देते, घूमती रहती है। हैं? विजिट, चलो जो भी कहते हो। ये ग्लोब जब तक अनबैलेंस्ड फोर्स ना लगाएं, न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहता है तब तक ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट ऑफ मोशन को प्रिजर्व करता है, चेंज नहीं करता। और जब लगाएं तो चेंज करता है, माने एक्सेलरेट होता है। डन है जी कहानी? ओके। तो एक्सेलरेशन मैंने यहाँ पे लिख ली, ये रेस्ट में है। इनिशियल वेलोसिटी क्या है? मोशन में आया, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, इनिशियल से फाइनल वेलोसिटी पे आ रहे हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या है? तो मैं एक्सेलरेशन कर रहा हूं। ये क्या है? हाथ। ये क्या है? मसल। तो ये क्या है? मेरी मस्कुलर फोर्स, जो कहाँ से ली मैंने? फूड से। इस मस्कुलर फोर्स के बेसिस पे मैं एक्सेलरेशन कर पा रहा हूँ ना। तो ये कितनी फोर्स लगा रहा हूँ, तो ये एक्सेलरेशन का ये लेवल है। अब देखना, फोर्स ज़्यादा कर रहा हूँ, बढ़ गई एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन is directly proportional to the force applied. Acceleration is directly proportional to the force applied. Done? क्लियर कहानी? हमने पहला सिद्धांत पढ़ा था न्यूटन का फर्स्ट लॉ, और उसमें हमने पढ़ा था कि जब तक हम कोई अनबैलेंस्ड फोर्स, नेट फोर्स, जब तक हम कोई अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लगाते तब तक ऑब्जेक्ट अपना स्टेट ऑफ मोशन प्रिजर्व करता है, मेंटेन करता है। और वो स्टेट ऑफ मोशन के अंदर रेस्ट भी है और मूवमेंट भी है।
और मूवमेंट में क्या थी, कांस्टेंट वेलोसिटी थी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी हमने कहा था, यानी कि वो इट इज़ नॉट एक्सेलरेटिंग। जैसे ही हमने अनबैलेंस्ड फोर्स लगाई, यानी कि नेट फोर्स लगाई, तो वो क्या करने लगा, एक्सेलरेट। तो अब आप नेट फोर्स बढ़ाते चले जाएंगे अगर, या फिर वही नेट फोर्स कंटिन्यूसली लगाते चले जाएंगे, तो वो क्या करता चला जाएगा, एक्सेलरेट। तो एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। ओके, तो इसे ज़्यादा एक्सेलरेट कराने के लिए मुझे ज़्यादा बल लगाना पड़ा ना। अब आप इसे वहाँ पर इस्तेमाल कर लो। बचपन में हम थक जाते थे किस चीज़ के, वो हम लकड़ी से टायर चलाते थे ना। जैसे ही हम छोटे थे, लेकिन हमसे बड़ा कोई आता था, वो क्या करता था, उसका टायर ज़्यादा तेज चलता था, क्योंकि वो डंडा एक तो हैवी लेता था और ज़्यादा जोर से मारता था, तो वो ज़्यादा फोर्स मारता था, तो उसका टायर ज़्यादा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या था, हाई था, तो फिर उसका क्या हो रहा था, एक्सेलरेशन ज़्यादा आई। v2 माइनस v1, v माइनस u का फर्क ज़्यादा आता था, v माइनस यू बाई टी, ये क्या था, एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट के कॉन्टेक्स्ट में ये क्या था, एक्सेलरेशन। हमने निकाला था ना ये, v माइनस यू बाई टी, v मने फाइनल वेलोसिटी, u मने इनिशियल वेलोसिटी, और मैंने उदाहरण बताया था कि वो 80 तक पहुंचा है 50 से, तो फाइनल 80 हुआ, 50 इनिशियल हुआ, 80 माइनस 50 बटा टी मने समय, क्योंकि समय के आधार पर ये कर रहे हैं ना हम, तो वो एक्सेलरेशन हुई। तो एक्सेलरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फोर्स। डन है जी, गुड। अगली कहानी, ये ग्लोब है, इसका साइज देख रहे हैं आप, और उसके मुताबिक इसका एक मास है। नीचे ऑफिस में इससे बड़ा ग्लोब पड़ा है, ये मेरी अमाउंट ऑफ फोर्स है। तो सपोज कीजिए कि जो पहला यूनिट था, पहला एस्पेक्ट में जब मैंने इसे एक्सेलरेट किया, तो जब मैं इसे 5 यूनिट फोर्स लगा रहा हूँ तो एक लेवल की एक्सेलरेशन है, 10 यूनिट पे फिर नेक्स्ट लेवल, 15 यूनिट पे नेक्स्ट लेवल, 20 यूनिट पे अलग लेवल की एक्सेलरेशन है। तो जैसे जैसे फोर्स इंक्रीज कर रहा हूँ एक्सेलरेशन बढ़ रही है। ठीक है, चलो ये ग्लोब लिया मैंने और मैंने इसको 20 यूनिट ऑफ फोर्स के साथ एक्सेलरेट किया। ठीक है, अगर अभी ऑफिस से लेकर के आए, यार आप अपने घर पे जाके करना, बड़ा ग्लोब लेके आना जो इससे मैसिव हो, सेम अमाउंट ऑफ फोर्स ऑफ 20 यूनिट अप्लाई करना, देखना एक्सेलरेशन उतनी ही अचीव होती है, नो। अब उससे भी भारी ग्लोब लेकर के आना और सेम अमाउंट ऑफ फोर्स यूज करना, अब देखना एक्सेलरेशन उतनी अचीव होती है, नो। तो यहां से क्या समझ में आता है कि जो चीज मैसिव है एक्सेलरेशन उसके इनवर्स होती है, क्योंकि मैसिव चीज को एक्सेलरेशन प्रोवाइड करने के लिए ज्यादा फोर्स लगानी पड़ती है। आई बात समझ में? मैसिव चीज को एक्सेलरेशन प्रोवाइड करने के लिए क्या करनी पड़ेगी, ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। ओके, तो इस हिसाब से हम यहां पर अगर बात करें तो एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया मास। डन है? चलो अब इसको हम कुछ शब्दों में लिखने का प्रयास करते हैं। एक्सेलरेशन को मैं ए लिख लूं, फोर्स, नेट फोर्स अप्लाइड को मैं सिंपली यहां पर एफ लिख लूं, मास को मैं यहां पर एम लिख लूं। एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स, एक्सेलरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मास। मास ज़्यादा हो जाएगा तो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एक्सेलरेशन प्राप्त करने के लिए फोर्स ज़्यादा लगानी पड़ेगी ना, और मास अगर कम होगा तो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एक्सेलरेशन उतनी ही फोर्स में भी अचीव कर लेंगे। क्लियर? एक कंसेप्ट हमने सीख लिया, एक्सेलरेशन का संबंध हमने सीख लिया। दोनों ही मामलों में एक्सेलरेशन में हमने फोर्स का इस्तेमाल किया है, एक में फोर्स के कॉन्टेक्स्ट में यूज हुई, एक में मास के कॉन्टेक्स्ट में। और यहाँ पर हम इस इक्वेशन को इस तरह से लिख सकते हैं। सपोज कीजिए कि थोड़ी देर के लिए मैं इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए कांस्टेंट नहीं यूज़ कर रहा कोई भी, सपोज कीजिए, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, A इज इक्वल टू एफ ओवर एम लिख सकते हैं।
इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, m इधर लेके आ सकता हूं मैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो फिर इसको सीधा करके ऐसे लिख सकते हैं। तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब आते हैं मेरे पहले वाले उदाहरणों पर। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मैंने जब यहाँ से चल कर जा करके वो दरवाजे को हाथ मारे थे, चल कर के जा करके, तो मैंने ज़्यादा टाइम लिया अपनी इस इनिशियल वेलोसिटी से वो फाइनल वेलोसिटी अचीव करने में। डन। और उस रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी के साथ मैंने हाथों पे मास लिया था अपनी पूरी बॉडी का और दरवाजे को खोलना चाहा, दरवाज़ा खुला, फोर्स कम थी क्योंकि जो मेरा